बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ख़ाबर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। कल जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक से। तो उसी ग्लोबल मैनेजमेंट उसी का फर्स्ट पार्ट हमने कल लास्ट लेक्चर में मुकम्मल किया था। आज के लेक्चर में उसका दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होता है और जो ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट होती है उसके बारे में हमने बात की थी। आज के लेक्चर में भी हमने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। नंबर 1 है डूइंग बिजनेस ग्लोबली और जो नंबर 2 है वो है जी मैनेजिंग इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो पहले हम इस पे बात करते हैं डूइंग बिजनेस ग्लोबली कि बिजनेसेस जो जब ग्लोबली किए जाते हैं तो उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स नए शामिल होते हैं। तो इसमें 2 इसके सब टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और हाउ ऑर्गेनाइजेशंस गो इंटरनेशनल। तो ग्लोबल बिजनेस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जब बिज़नेस आप ग्लोबल बिजनेसेस में जाते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशंस को फिर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो वो कौन कौन सी उसकी शक्लें हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन MNC, a broad term that refers to any and all types of international companies that maintain operations in multiple countries। के एक से ज़्यादा ममालिक में जो भी कंपनीज बिजनेसेस कर रही हैं तो वो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस कहलाती हैं। मसलन एक कंपनी है, उसके ऑपरेशन हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, उसके बाद उन्होंने 2, 3, 4, 5 ममालिक में जा अपनी ब्रांचेस ओपन कर दी। अब दिस कंपनी विल बी टर्म्ड एज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। मसलन हम ये नेस्ले, कोका कोला, ये सारी जो है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं। सेकंड वन इज़ मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन एन MNC। अब है तो ये भी मल्टी नेशनल कंपनी लेकिन उसी के अंदर अगर उसमें जो मैनेजमेंट और दूसरे डिसीजंस जो हैं वो लोकल कंट्री को अगर डिसेंट्रलाइज कर दी जाएँ तो दैट MNC बिकम्स मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन एन MNC दैट डिसेंट्रलाइजेस कि जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज कर दी कि जो मेजर उनकी डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन मेकिंग सेंट्रली आपने उस मुल्क में नहीं रखी जो होम कंट्री है जहाँ पे बिज़नेस के हेडक्वार्टर्स हैं, बल्कि आपने डिसीजन मेकिंग लोकल कंट्री जहाँ पे आपने बिजनेसेस किए हैं। मसलन आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर बांग्लादेश में किसी कंपनी की आपने ब्रांच ओपन की है तो वहाँ पे जो आपकी लोकल कंट्री है आप वहाँ की मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग सौंपते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन से दैट बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन, दैट MNC इज कॉल्ड मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन। थर्ड वन इज ग्लोबल कंपनी एन MNC दैट सेंट्रलाइजेस मैनेजमेंट एंड डिसीजन टू द होम कंट्री के वहाँ पे जो यानी अगर ऐसी कंपनी जहाँ पे जो मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग है उसमें सेंट्रलाइजेशन है होम कंट्री के अंदर, कि जिस तरह मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी कि आप पाकिस्तान में रहते हुए हेडक्वार्टर्स आपके पाकिस्तान में हैं, आपने बांग्लादेश में एक नई जो है वो ब्रांच ओपन की है, यू नो योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी टर्म्ड एज MNC। इफ़ डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट विद द मैनेजमेंट ऑफ बांग्लादेश then it will become multi-domestic corporation, and if major decision making that is being done from the Pakistan that which one is the home country तो ये centralized management होगी, centralized decision making होगी, it will be termed as global company। Fourth one is transnational और borderless organizations, यानी transnational borderless के कोई border नहीं, an MNC in which artificial geographical barriers are eliminated। जिस तरह से आप जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं कि आप एक से जब ज़ायद ममालिक में जाते हैं तो ये जो ममालिक की बाउंड्रीज़ हैं दीज आर जियोग्राफिकल बैरियर्स कि आप ये कहते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20 ममालिक में काम कर रही है, 10 ममालिक में काम कर रही है, 4-5 ममालिक में काम कर रही है, तो आप उनको 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सेटअप के तौर पर नहीं देखते बल्कि उन तमाम को आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने वो बाउंड्रीज सारी एलिमिनेट कर दी कि चूँकि एक आप जिस तरह से जियो सेंट्रिक एटीट्यूड हमने कहा था कि वर्ल्ड व्यू है
कि आप समझते हैं कि सारी दुनिया एक ही घर की मानंद है, तो जहाँ पे जिसकी भी अच्छी बात है वो आप अडॉप्ट करते हैं। जब हम कल एटीट्यूड्स के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर जो सेंट्रिक एटीट्यूड में हमने डिस्कस किया था कि जिस की भी जो भी अच्छी बात है आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी आप पूरी वर्ल्ड को आप एक फैमिली और एक ऑर्गेनाइजेशन की मानंद देखते हैं कि उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक यानी सारे सेटअप्स आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाने जाते हैं। आपके अगर जो मसलन अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो आप उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है। अब आप जितनी भी रिसर्च हो रही है, आप नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो लंदन में बैठ के काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप यूएसए में है, आप उसमें आपके लिए कोई बॉर्डर्स नहीं, यानी आप उस सारे सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखेंगे। देन इज़ हाउ ऑर्गेनाइजेशंस गो इंटरनेशनल। ये इसी के अंदर जो हमने कहा था डूइंग बिजनेस ग्लोबली, एक टॉपिक हमारा हो गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स क्या हैं। अब यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन किसी एक मखसूस मुल्क में काम कर रही है, तो जब वो नेशनल जो है वो सिस्टम से एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके ऑर्गेनाइजेशंस काम करना शुरू करती हैं, तो वो उनके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं या किस किस तरीके से वो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो फॉलोइंग आर द अप्रोचेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू गो इंटरनेशनल। नेशनल से इंटरनेशनल जब आपने जाना है, आपने एक मुल्क से दूसरे ममालिक तक जब आपने अप्रोच करनी है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लोबल आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की टर्म जो है वो मैनेजमेंट में पहले भी हमने डिस्कस की थी कि जब आप कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक मखसूस जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी है वो आप अपने बिज़नेस में नहीं करते, वो आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मे लगा देते हैं, तो दैट बिकम्स आउटसोर्सिंग। मसलन इसकी एग्जांपल है, जिस तरह मसलन हम कहते हैं हायरिंग, कि आप हायरिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रहे और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपको हायरिंग करके दे सकती हैं, तो मसलन आपने हायरिंग को आउटसोर्स कर दिया। तो ग्लोबल आउटसोर्सिंग में परचेजिंग मटेरियल्स और लेबर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वेयर एवर इट इज़ चीपेस्ट, कि आपने कोई एक मसलन रॉ मटेरियल लिया या लेबर आपने लेनी है, तो आपने जहाँ पे भी आप समझते हैं कि आपको ये चीप मिलेगी तो आप वहाँ से वो उठा लेते हैं। मसलन आप पाकिस्तान में आप अगर यूएसए में हैं, तो यूएसए से अगर पाकिस्तान से यहाँ पे आप लेबर लेके वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में यहाँ की लेबर जो है वो आपको सस्ती पड़ती है। या आप अब जिस तरह अगर हम नाइकी की एग्जांपल लेते हैं, तो नाइकी पाकिस्तान में अपने वो स्पोर्ट्स की जो आइटम्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनको लेबर चीप पड़ती है, मटेरियल चीप पड़ता है। तो अब ये जो चीज़ है बाद में उसको वो अपनी नेम के साथ बेचते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पे उनको कॉस्ट कम पड़ेगी वहाँ से वो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी या और कोई एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे आउटसोर्स कर लेते हैं, वहाँ से चीज़ बनवा के वो अपने ब्रांड नेम के साथ उसको बेचते हैं। दैट बिकम्स ग्लोबल आउटसोर्सिंग। ये वेयर एवर इट इज़ चीपेस्ट। तो गोल इज़ टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर कॉस्ट इन ऑर्डर टू बी मोर कंपेटिटिव, कि जहाँ पे आपको कॉस्ट जिस जगह पे कम पड़ रही हैं तो वहाँ से आप वो लोअर कॉस्ट की बेनिफिट उठाते हैं, so that you may become more competitive. Second one is exporting or importing. अब exporting क्या है? Making products domestically and selling them abroad, कि आप अपने मुल्क में अपनी चीज़ें बनाई और उन्हें बाहर बेच रहे हैं, तो it is also a way to go international. Importing, acquiring products made abroad and selling them domestically, कि आप बाहर से आपने प्रोडक्ट्स खरीदी और उन्हें अपने मुल्क में बेच रहे हैं, तो दिस इज़ importing. एंड सो एक्सपोर्टिंग एंड importing it is also अ वे टू गो इंटरनेशनल, कि आप नेशनल अपने मुल्क में चीज़ों को ख़रीदो फ़रोख्त के अलावा दूसरे ममालिक से ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स मिनिमल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क, कि आप इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कम पड़ती है। ऑफन यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस, ये छोटे बिजनेसेस ये काम करते हैं। मसलन अगर मैं इसकी हम एग्जांपल लें, तो अगर आप यहाँ पे आपने एक सेटअप बनाया है, यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह से
ये कपड़े से टेक्सटाइल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मसलन यहाँ पे वो चीज़ें बना के बैरून मुल्क वो फ़रोख्त करते हैं। अब अगर बैरून मुल्क में उन मार्केट्स को वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली टारगेट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन उनके पास ये है कि वो अपनी ब्रांच ही किसी दूसरे मुल्क में खोल लें, लेकिन चूँकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो उसकी निस्बत वो फिर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग के ऊपर जो है वो उनको वाइबल ऑप्शन लगती है। थर्ड वन इज़ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। These two are similar approaches involving one organization giving another organization the right to use its brand name, technology, product specifications in return for lump sum payment or a fee usually based on sales। तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग दोनों मिलती जुलती टर्म हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है इनमें कि लाइसेंसिंग अब है इसमें क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट देती है, हक देती है कि वो उसका नाम इस्तेमाल कर सकती है, वो उसके प्रोडक्शन मेथड्स को, उसके कंपनी की प्रोडक्ट्स का कोई अगर फार्मूला है तो उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हक देने के बदले ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन अब ये राइट्स दे रही है इसके लिए कोई लंप सम पेमेंट लेती है या कोई उनसे सेल्स की बेस के ऊपर कोई परसेंटेज उनसे लेती है। तो ये आपकी हो गया कि आपने राइट्स दिए। अब लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लाइसेंसिंग जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के सेटअप के लिए ये टर्म इस्तेमाल करते हैं और जो फ्रेंचाइजिंग है वो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। मसलन एन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अनदर ऑर्गेनाइजेशन द राइट टू मेक और सेल इट्स प्रोडक्ट यूजिंग इट्स टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, ये आपकी लाइसेंसिंग होगी। अब एन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अनदर ऑर्गेनाइजेशन द राइट टू यूज इट्स नेम एंड ऑपरेटिंग मेथड, इट इज़ यूज्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपने एक वक्त ये था कि वो सारे जो उनकी कॉलेजेस थे वो उनको सेंट्रली ही मैनेज कर रहे थे। उनका हेड ऑफिस लाहौर में है तो वहीं से मसलन फैसलाबाद में भी उनके जो थे वो कैंपसेस थे, पिंडी में थे, इस्लामाबाद में थे, लाहौर में थे। उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने फ्रेंचाइजिंग करना शुरू की कि उन्होंने अपने नाम इस्तेमाल करने के बदले लोगों से पैसे लिए, वो उसके एक मखसूस रकम लेते थे, उसको वो गुडविल का नाम देते हैं। उसके बाद वो जो तमाम स्टूडेंट्स की जो फ़ीस आती हैं तो उन फ़ीस की जो रेवेन्यू उस मुतल्लिका फ्रेंचाइज़ की होती है उसमें से भी कुछ परसेंटेज वो लेते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये फ्रेंचाइजिंग कहलाता है। अब उसमें जो मैनेजमेंट है उसमें और जो पढ़ाने का तरीक़ाकार है वो उसमें उनको गाइड करते हैं जी कि आपने इन उसूलों के ऊपर पढ़ाना है ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा नहीं कोई कॉलेज अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो उसमें चूँकि नेम इस्तेमाल हो रहा है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का तो वो नाम बदनाम होने का खदशा है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंटरनेशनली जाती हैं, मसलन बाटा सर्विस, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसकी एग्जांपल हैं। मैकडोनल्ड, KFC, अब उन्होंने भी क्या किया ये फ्रेंचाइजेज़ अपनी जो हैं वो देते हैं। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना रही है तो वो उसके लिए टर्म लाइसेंसिंग यूज़ होगी। जिस तरीके से बाटा की अगर हम एग्जांपल लें कि वो बाटा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फ़ॉरेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में अगर कोई बंदा उसी की प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है तो उसके लिए उसको उसका नाम लेना पड़ेगा। नंबर 4 इज स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड जॉइंट वेंचर, अ पार्टनरशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ foreign company, partner or partners in which both share resources and knowledge in developing new products or production facilities is called strategic alliance। कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये मसलन पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे नंबर पे कि वो कोई फॉरेन कंपनी एक या एक से ज़्यादा, उन दोनों जो हैं वो अपने रिसोर्सेज, नॉलेज, पैसा, स्किल्स, एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए कोई नई प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसे हम स्ट्रेटेजिक अलायंस का नाम देते हैं। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस इन विच पार्टनर्स एग्री टू फॉर्म अ सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम बिजनेस पर्पज़, यानी एक मखसूस किस्म की ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जिसमें कि पार्टनर्स कहते हैं कि वो अपना सेपरेट या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करेंगे किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो उसको जॉइंट वेंचर का नाम दिया जाता है। अब ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि स्ट्रेटेजिक अलायंस ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि वो एक नई प्रोडक्ट दो कंपनीज मिलके जो है वो मुतारफ़ करवाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको उन्होंने अलायंस का नाम दिया। ये एक इंडस्ट्री से भी हो सकती हैं, दो मुख्तलिफ इंडस्ट्री से भी हो सकती हैं। मसलन अगर कोई जो मोटर व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी कोई टेक्नोलॉजी में
जो है वो बिलफर्स माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, तो वो उनकी जो सॉफ्टवेयर्स को उनके यानी गाड़ी को कंप्यूटराइज करना हो तो उनको टेक बेस्ड कंपनीज के साथ वो मिल के वो पार्टनरशिप करके एक जो है वो उन्होंने कार जो है वो मुतारफ़ करने का आपस में फ़ैसला किया। तो अब ये एक स्ट्रेटिजिक अलाइंस होगा। जिस तरह से मोबिलिंक जो है वो चूँकि इनका कनेक्शन इस्तेमाल होता है, इनके नेट इस्तेमाल होता है, इनकी ये सर्विस प्रोवाइडर है, और दूसरी तरफ जो मोबाइल जो आपके डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसलन सैमसंग है, अब ये अगर आपस में मिल के कोई नई प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाने का सोचते हैं तो इट विल बिकम स्ट्रेटिजिक अलाइंस। जो जॉइंट वेंचर है ये एक ऐसा स्ट्रेटिजिक अलायंस है जिसमें पार्टनर्स ये एग्री करते हैं कि वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें, सेपरेट और इंडिपेंडेंट दोनों मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिनमें वो ओनरशिप जो है वो शेयर करेंगे और उसके प्रॉफिट्स उसी हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल सरमाया दोनों किसी एक ख़ास परसेंटेज से लगाएंगे। तो इस तरह की जो ख़ास, जब ऑर्गेनाइजेशन ही नई बना दी जाए एक नए नाम के साथ जिसके ओनरशिप दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, तो दैट बिकम्स जॉइंट वेंचर। पांचवा तरीका है जी फॉरेन सब्सिडरी। यह है डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन कंट्री बाय सेटिंग अप अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी और ऑफिस। अब ये क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऊपर वाले जो हमने चार चीज़ें डिस्कस की हैं ये उसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसकी निस्बत, फॉरेन सब्सिडरी की निस्बत, कि वहाँ पे आपने शुरू किया कि जी आपने ग्लोबल आउटसोर्सिंग से स्टार्ट लिया कि ग्लोबल आउटसोर्सिंग के बाद आपने एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, उसमें उससे बेहद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फिर लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग ये आप करना चाहते हैं, ये एक आपके पास तरीका है जाने का। फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस जॉइंट वेंचर है। अब जो फॉरेन सब्सिडरी है इसमें आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन आप करते क्या हैं कि आप जिस तरह का बिज़नेस आपने यहाँ पे बनाया है सेम इसी तरह की नया सेटअप आप किसी जब दूसरे मुल्क में लगा देते हैं, इट बिकम्स योर फॉरेन सब्सिडरी, कि एक गैर मुल्की मतहद कंपनी होती है ये आपके बिज़नेस की, लेकिन आप उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं पर आप पूरा सेटअप जो यहाँ पर था, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर आपने लगाई हुई हैं वही प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आप दूसरे मुल्क में लगाएंगे। ये हो गया जी हमारा टॉपिक के डूइंग बिजनेस ग्लोबली, जिसमें दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, सब टॉपिक्स। चौथा टॉपिक इस चैप्टर का है मैनेजिंग इन अ ग्लोबल इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट बेसिकली आपके सराउंडिंग्स हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट के ग्लोबल सराउंडिंग आपकी क्या है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ पोज करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए थ्रेट का बायस होती हैं, कुछ आप यानी फ़ायदा देने वाली हैं, कुछ आपको नुकसान देने वाली होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ आपके थ्रेट्स हैं, उनको फिर आपने मैनेज करना होता है। थ्रेट्स को आपने अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जब भी कोई मैनेजर ग्लोबली जब काम करता है तो उसको नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है वो तीन किस्म की हो सकती है जी, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट। यानी इन तीन तरह की इन्वायरमेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स जो हैं उसका जो एक मैनेजर होगा उसको ग्लोबली जो ऑपरेट कर रहा है उसको इन तीन तरह की इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट फैक्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। अब पहले बात करते हैं पॉलिटिकल या पॉलिटिकल लीगल, इसको पॉलिटिको लीगल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। अब ये जो इन्वायरमेंट है कि आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाके आपने काम करना शुरू करना है तो पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो हर मुल्क के दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ होते हैं। जो लीगल सिस्टम्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, वो भी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। अब उनमें एक चेंजेस होती है। जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं मसलन जो लेस डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनमें अक्सर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो अनस्टेबल नहीं होती, अनसर्टन होती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनके जो रेगुलेशंस हैं उनमें एक स्टेबिलिटी होती है। तो अनसर्टन इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना वहाँ पे एक मुश्किल काम होता है। तो ये आपको समझना पड़ता है कि किस तरीके से आपने फिर उसमें ऑपरेट करना है। अब लीगल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस आर यूनिक टू ईच कंट्री, यानी ये हर कंट्री के लिए मुख्तलिफ हैं। बाज़ ममालिक के रूल्स बहुत सख्त होते हैं, उनकी लीगल इन्वायरमेंट बहुत सख्त है, बाज़ में आप उनको टेम्पर भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बाज़ का होता है कि वो बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ ममालिक में कम होती है। अब स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जो स्टेबल सिस्टम्स होंगे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन
के अंदर सर्टेनिटी होगी, उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इजी होगी, उनको पता होगा कि आपने लॉन्ग टर्म में जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो कैसे करनी है। जब अनस्टेबल लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, गवर्नमेंट्स बदलने वाली होती हैं, गवर्नमेंट्स बदलने के साथ जो कानून साजी होती है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, तो वहाँ पे नए कवानीन आ सकते हैं, नए रूल्स, नए लॉज जब आते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फिर उनके मुताबिक उनको कोप करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक अनसर्टन सिचुएशन रहती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंजिंग होती है। अब स्टेबिलिटी ऑफ लॉज अलाउज फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, के जब आपको पता है कि लॉज के अंदर स्टेबिलिटी है तो आप उन लॉज के मुताबिक अपनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आपने फ्यूचर में किस तरीके से ऑपरेट करना है। अब फिर बाज़ ममालिक ऐसे होते हैं उनमें रिस्की पॉलिटिकल क्लाइमेट्स होती हैं कि यानी जो सियासी आबो हवा है वो रिस्की होती है, अनसर्टन होती है, उसमें ये सिक्योरिटी, किडनैप और मैरीटाइम सिचुएशंस यानी सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं। जिस तरीके से ये टेररिज्म की बात आप करते हैं, तो अगर आप यमन की बात करें, लिबिया की बात करें, तो ये इस तरह के ममालिक जो हैं अगर वहाँ पे आपको काम करना हो तो यानी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अनसर्टन इन्वायरमेंट है कि आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। अफ़गानिस्तान की अगर आप एग्जांपल लें, किडनैप, आपके एम्प्लॉइज़ को वो किडनैप कर सकते हैं। मैरीटाइम सिचुएशंस अक्सर ये होता है कि कुछ जिस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अब उनके साथ वो समंदर लगता है, तो जब आप वहाँ से गुज़रते हैं अपनी बहरी जहाज़ के लिए, जब सामान आपका एक्सपोर्टिंग के तौर पे जा रहा है या इंपोर्ट होके आ रहा है, तो वहाँ पे उनको जो बहरी कज़ाक हैं वो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इस तरह के आपके लिए फिर सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है कि आप जब काम करना शुरू करते हैं तो आपको जो सियासी एक्टर्स जो होते हैं उनको फिर आपको खुश करना पड़ता है, उनके इंटरफेरेंस आपको बाज़ का पॉलिटिकल बेस्ड हायरिंग करनी पड़ती है कि मतलब कोई सियासतदान है, उसकी मुल्क के अंदर उसका एक ज़्यादा मुकाम है, वो एक रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल रखता है, आपको वो तंग कर सकता है, तो आपको बाज़ का फिर उनके साथ अकोमोडेट करना पड़ता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो आपको फोर्स कर सकता है जी कि मेरा कोई ख़ास बंदा उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दें, तो ये एक इश्यूज़ होते हैं। मतलब पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी इस तरह के इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। उसके अलावा फिर ये कूज़, डिक्टेटोरियल रूल, करप्शन, ये बहुत बड़े इशूज़ हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मार्शल लॉ लगे हुए हैं, डिक्टेटर्स ने रूल किया है, तो वहाँ पे फिर जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो अनफ्रेंडली बन जाती है। करप्शन की अगर हम बात करें तो सब कॉन्टिनेंट के बहुत से ममालिक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इवन चाइना, इस तरह के जो ममालिक है यहाँ पे करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। यानी करप्शन बहुत ज़्यादा इन ममालिक में होती है, तो आपको अक्सर अपना जायज़ काम करवाने के लिए फिर करप्शन का सामना करना पड़ता है, तो आपको ब्राइब्स देनी पड़ती हैं लोगों को, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चैलेंज होता है। अनस्टेबिलिटी इन एनवायरनमेंट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जब इस तरह की पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, तो फिर अनसर्टेनिटी का, गैर यकीनी का ऑर्गेनाइजेशन को सामना करना पड़ता है, तो वो अपनी पॉलिसीज़ में एक तसलसल नहीं रख पाते, जिसका के ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर नुकसान का अंदेशा रहता है। सेकंड वन इज़ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब किसी भी मुल्क के लिए जब आप किसी भी मुल्क में ऑपरेट करें तो उसकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सबसे पहली बात अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम, मुआशी निज़ाम दो तरह के होते हैं, प्राइमरी, फिर कोई मिक्सचर भी बन जाते हैं। जो मेन दो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, एक है जी फ्री मार्केट इकॉनमी और प्लान्ड इकॉनमी। फ्री मार्केट इकॉनमी है कि आप मार्केट को आज़ाद रखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को। उसमें है जी कैन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर प्राइमरीली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जिसे आप सरमायादाराना निज़ाम का नाम देते हैं। तो उसमें इसको आप कैपिटलिज्म कहते हैं, जो जिसमें यूएसए जो है ये एक कैपिटलिस्ट कंट्री है कि वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाती अवाम की मलकियत हैं। तो जितने भी बिजनेसेस हैं वो ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल। प्लान्ड इकॉनमी है आप इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्लान्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
इसको कम्युनिज्म का नाम देते हैं। चाइना इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन कोई भी ममालिक जो हैं वो इन दो एक्सट्रीम्स के ऊपर काम नहीं करते। जिस तरह अगर चाइना की एग्जाम्पल है तो वो कम्युनिज्म से अब उन्होंने वो यानी बहुत सारे उन्होंने चेंजेस ऐसी की हैं, जो सिस्टम्स ऐसे मुतारफ़ करवाए हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। पाकिस्तान की अगर आप एग्जांपल लें तो पाकिस्तान कम्युनिज़म और कैपिटलिज्म दोनों के साथ कुछ दरमियान में काम कर रहा है कि वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं, कुछ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के भी पास हैं और कुछ बिजनेसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के भी पास हैं। मसलन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ये एक गवर्नमेंट ओन्ड बिज़नेस है। रेलवे, पाकिस्तान रेलवे एक गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा फिर बाकी मसलन कुछ बैंक्स हैं गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। तो ये दो तरह के सिस्टम्स का आपको सामना करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के बिज़नेस में आप काम करने जिस तरह के मुल्क में काम करने जा रहे हैं उनमें कौन सी इकॉनमी चल रही, इकनॉमिक सिस्टम चल रहा है। उसके बाद इकनॉमिक सिस्टम के अंदर जो नेक्स्ट आइटम है करेंसी एक्सचेंज रेट्स। अब एक्सचेंज रेट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट्स को रिपेट्रिएट करना होता है अपने कंट्री के अंदर तो एक्सचेंज रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मसलन अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में प्रॉफिट अर्न किया, अब उस कंट्री का एक्सचेंज रेट अगर आपके होम कंट्री के एक्सचेंज रेट की निस्बत वीक हो जाता है तो उस सूरत में आपका प्रॉफिट की रकम कम हो जाएगी। अगर आपका जो फॉरेन कंट्री है उसका एक्सचेंज रेट अगर स्ट्रॉन्ग हो गया आपके होम कंट्री के एक्सचेंज रेट के करेंसी की निस्बत, तो उस वक्त जब आपने उस मुल्क के प्रॉफिट को अपने मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करना है तो वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको ये एक्सचेंज रेट को मद्देनज़र रखना पड़ता है। एंड MNC's प्रॉफिट्स कैन वेरी ड्रामेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स होम करेंसी एंड द करेंसीज ऑफ द कंट्रीज़ इन विच इट ऑपरेट्स। अब इन्फ्लेशन किसी भी मुल्क में जो भी इन्फ्लेशन का लेवल होगा वो भी आपके उस मुल्क के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करती है। लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको अफेक्ट करती है, लोगों की परचेजिंग पावर को अफेक्ट करती है, तो आपके बिज़नेस को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है। इन्फ्लेशन इट अफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स। जिस मुल्क का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो उसके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। जिस मुल्क का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो उसका एक्सचेंज रेट्स के अंदर उस मुल्क की करेंसी वीक हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग और जनरल कॉन्फिडेंस इन अ कंट्रीज़ पॉलिटिकल इन इकोनॉमिक सिस्टम, कि अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर इन्फ्लेशन का असर होता है कि लोगों को चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा तो जो जनरल कॉन्फिडेंस होता है पब्लिक का वो उस मुल्क के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में वो वीक हो जाता है। तो इन्फ्लेशन जो है ये कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, बाज़ का नेगेटिव में भी चली जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब किसी दूसरे मुल्क में उसने ऑपरेट करना है तो इन्फ्लेशन की वैल्यू का ख्याल रखना पड़ता है। मॉनिटरिंग ऑफ इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू एंटिसिपेट पॉसिबल चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस रिगार्डिंग परचेजिंग एंड प्राइसिंग। तो फिर उस मुल्क की इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए उस मुल्क की गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ डिवाइस करती है, उस मुल्क का जो सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसीज़ डिवाइस करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऊपर फिर गहरी नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि वही पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने इन वन वे और दी अदर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको अफेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को अफेक्ट करना होता है। सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ वर्थ कंसिडरिंग। उसके बाद टैक्स पॉलिसीज़। अब ये टैक्स पॉलिसीज़ जो हैं कि बाज़ का चीज़ों को जो है वो टैक्स उनमें से उठा लिया जाता है, एग्जाम्पशन दे दी जाती है, बाज़ का टैक्स के रेट्स बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो उन टैक्स पॉलिसीज़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। सम कंट्रीज़ टैक्स लॉज आर मोर रिस्ट्रिक्टिव दैन दोज इन एन MNC's होम कंट्री, अदर्स आर मोर लीनियट, यानी कुछ के जो हैं वो टैक्स ज़्यादा उनमें सख्ती होती है, कुछ के लीनियट होते हैं। मैनेजर्स नीड टू हैव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन टैक्स रूल्स टू मिनिमाइज देयर बिजनेसेस ओवरऑल टैक्स ऑब्लिगेशन, कि उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो इनकम टैक्स है या जो सेल्स टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इसका पता होना चाहिए ताकि उनको पता हो कि हमने किस तरीके से अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करना है। उसके बाद है जी द कल्चरल इन्वायरमेंट। अब कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो जिस मुल्क में आप काम करने जा रहे हैं उस मुल्क के कल्चर के साथ उसका एक गहरा ताल्लुक़ होता है, और जिस मुल्क में आप काम करने जा रहे हैं उस मुल्क के कल्चर से आप समटाइम्स वाकिफ़ नहीं होते। तो आपको ये भी एक ऐसी चीज़ है कि आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जो प्रोडक्ट्स डेवलप करनी हैं, जो आपने अपनी पॉलिसीज़ रखनी हैं,
जो वहाँ के लोग हायर करने हैं, जब उनसे आपने डील करना है तो आपने उस मुल्क के कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी, उनकी वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ डेवलप करनी होती हैं। अब पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें तो पाकिस्तानी जो हैं एक ऐसी एक कौम है, मतलब यहाँ पे एक कल्चर है कि खैरात जो है ये कौम ज़्यादा करती है, लेकिन इनका कल्चर ये भी है कि ये टैक्स ज़्यादा चोरी करते हैं। अब ये एक इनका एक यहाँ पे एक कल्चर बना हुआ है। उसके अलावा काम करने के हवाले से पाकिस्तानी लोग जो हैं काम चोर भी तस्वर किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम जो है ये एक खुश रहने वाली कौम के तौर पे मज़ाह ज़हीन कौम तस्वर किया जाता है। तो उसी हिसाब से इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इनकी माइंडसेट होता है, उसको भी आपको समझना पड़ता है। तो इसमें पहली बात, डिफरेंट लैंग्वेजेस क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। जब लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कुछ जेस्चर्स होते हैं वो मसलन अगर हम मिसाल दें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में लोग गले मिलते हैं। बाज़ ममालिक ये मुमकिन है कि वो गले मिलना, ऐसा होता भी है कि कुछ ममालिक हैं वहाँ पे लोग गले नहीं मिलते, सिर्फ हाथ मिलाना ही जो है वो बेहतर समझा जाता है। तो इस तरीके से ये नेशनल कल्चर होता है किसी मुल्क का। द वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स शेयर बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्री दैट शेप देयर बिलीव्स एंड बिहेवियर्स अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि वो जो उनके बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स होते हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, तो आपने कभी भी उनको छेड़ना नहीं होता। तो अगर आप उनको छेड़ते हैं तो वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। सो वन हैज़ टू चूज़ अमंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड नेशनल कल्चर। बाज़ का ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो नेशनल कल्चर के साथ अगर मुतसादम हो रहा है। मसलन अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान में अब जो ड्रेसिंग है फ़ीमेल की या मेल की, अब खसूसी तौर पर अगर फ़ीमेल की ड्रेसिंग की हम बात करें तो यहाँ पे लड़कियाँ दुपट्टे लेती हैं, हिजाब करती हैं, लिबास जो है वो पूरे बदन पे ज़ेब तन करती हैं। तो अब अगर कोई फ़ॉरेन कंट्री से आके अगर कोई मुल्क यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और अगर वो ये कहते हैं जी कि बिज़नेस की डिमांड्स के मुताबिक आपने जी दुपट्टा नहीं करना या आप लूज़ ड्रेस पहने, तो वो यहाँ के कल्चरल इन्वायरमेंट से मुतसादम हो सकता है। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा कर सकता है। इसलिए आपने उस मुल्क के कल्चर को भी समझना होता है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।